उधर मैजिक टावर की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुप्त चेंबर था जो हर बाहरी इंसान से छिपा हुआ था। कोई साधारण मेज तो यह भी नहीं जानता था कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। उस चेंबर के अंदर 3 भव्य थ्रोन्स गहरी खामोशी में खड़े थे। लगता है सम्मनिंग फेल हो गई, एक आवाज ने शांति से कहा। करिमजेवा अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसकी आवाज से तिरस्कार टपक रहा था। मुझे उस निराशाजनक इंसान वंगरीथ टॉम से कोई उम्मीद थी ही नहीं, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। दयनीय, अपने क्लैन के लिए ठीक से मर भी नहीं सका। परछाइयों से एक और शख्स बोला, अब क्या करिमजेवा? अगर लड़का सब कुछ बता दे तो? एल्डर ने अंधेरी हंसी हंसी। उससे पहला कदम मैं उठाऊंगा। क्या तुम अब भी नहीं समझे? करिमजेवा ने धीमे से कहा। अचानक हरकत करते हुए उसने हवा में एक पोर्टल चीर दिया और उसके चारों ओर मैजिकल ऑरा हिंसक तरीके से भड़क उठी। टावर के हर हाई मेज को बुलाओ, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। अब उन मूर्खों को सजा देने का समय आ गया है जिन्होंने हमारे सेक्रेड लॉस तोड़ने की हिम्मत की। दूसरी तरफ ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने माथे का पसीना पोंछा और उसका चेहरा दबे हुए गुस्से से कसा हुआ था। धत्तेरे की, सब बर्बाद हो जाए। मार्सेलो ने उसे उलझन से देखा, वह इस अचानक फूटे गुस्से को समझ ही नहीं पाया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, हम सीधे करिमजेवा के पास क्यों जा रहे हैं? मार्सेलो ने घबराकर पूछा। अभी उससे भिड़ने का क्या मतलब है? उसने घबराहट में ग्रैंडफेल का कॉलर पकड़ लिया। तुमने देखा था टॉम क्या कर सकता है। अगर एक हाई मेज इतना डरावना है तो सोचो एक टावर एल्डर की ताकत कितनी होगी। मार्सेलो ने जल्दी से मैजिक के जरिए अपनी आवाज फैलाई। यह स्पेस रियलिटी से कटा हुआ है। यहां पोर्टल खोलना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही हम रिफ्ट से बाहर निकलेंगे, मैं सीधा मैजिक टावर के लिए एक पोर्टल खोल दूंगा। मार्सेलो बाहर निकलने की तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने बेताबी से चिल्लाकर कहा, नहीं, बाहर मत जाओ, वो सीधी मौत है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे कोई और प्लान सोचने दो। अचानक वह आदमी अपनी बात के बीच में ही जम गया। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। हवा में मना की एक अजीब बैंगनी धारा बह रही थी। रुको माय लॉर्ड, अभी बाहर मत जाइए, उसने घबराकर जोर से कहा। वह घबराकर पलटा। जैसे ही हम रिफ्ट से बाहर निकलेंगे, फोर्स्ड समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाएगी, उसने हांफते हुए कहा। क्या? फोर्स्ड समन? कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर की मैजिक लपकी और उन सबको पूरा निगल गई। आखिर उन्हें कहाँ घसीटा जा रहा था? जवाब तुरंत सामने आ गया। डेस्टिनेशन बिल्कुल साफ थी। फोर्स्ड समनिंग खुद करिमजेवा कर रहा था। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, उनके सामने मैजिक टावर का विशाल हॉल था और दीवार से दीवार तक हाई मेजेस भरे खड़े थे। हर एक हाई मेज वहीं इकट्ठा था। उनके पीछे वंगरीथ टॉम और मार्सेलो खड़े थे और उन्होंने औपचारिक सलाम में अपनी मुट्ठियां दिल पर रख लीं। टावर के 5 स्टार मेजेस, उन्होंने आदर से कहा। हम आदरणीय एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। तभी एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हाय मेज वंगरीथ टॉन, हमारी टावर का उभरता सितारा, तुम बिना अनुमति के गए। वह आवाज ठंडे स्वर में आगे बोली, और इस टावर की व्यवस्था भंग कर दी। इकट्ठा हुए मेजेस उसे बर्फ जैसे चेहरों से घूरते रहे। मैजिक टावर के लॉस पूर्ण हैं। मैं तुम्हें अब इसकी सजा देता हूं। टॉम का जबड़ा सदमे से ढीला पड़ गया। अबिस, उसने जल्दबाजी में सफाई देने की कोशिश की। कृपया रुकिए, यह गलतफहमी है।
एल्डर करिमजेवा ने मुझे खुद वहां भेजा था। मेरा एग्जिट परमिट वैध है, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही दर्जनों मेजेस ने अपने हाथ उठा लिए और उनके स्पेल्स सीधे उसी पर तने हुए थे। करिमजेवा अपने थ्रोन से तिरछी हंसी हंसा। तुम वंगरीथ टॉम ने दावा किया था कि तुम टावर के बाहर की ट्रूथ खोजना चाहते हो। तुम्हारा परमिट अप्रूव होने की यही एक वजह थी। टॉम ने परमिट को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। एल्डर की आंखों के भीतर एक अजीब सिंबल झिलमिलाया। लेकिन क्या तुमने उस रिफ्ट के अंदर डीमन समनिंग रिचुअल नहीं की? करिमजेवा ने शांति से पूछा। टॉम एकदम सिहर गया। वह एनर्जी, डीमोनिक मैजिक की वही पहचानने लायक ऑरा। टॉम ने अचानक कांपती उंगली एल्डर की तरफ उठा दी। आपको कैसे पता कि उस रिफ्ट के अंदर डीमन रिचुअल हुई थी? सच्चाई का एहसास होते ही उसके भीतर से भारी मैजिकल प्रेशर उमड़ पड़ा। जब तक आप वहां थे नहीं, उसकी आवाज सख्त हो गई। इस सब के पीछे आप ही हैं, करिमजेवा, है ना? टॉम की आंखों में गुस्सा जल उठा। हॉल पूरी तरह खामोश हो गया, क्योंकि हर मेज मुड़कर उसी को देखने लगा। इकट्ठा हुए मेजेस के बीच फुसफुसाहट फैल गई। डीमन सम्मानिंग रिचुअल। क्या वंगरीथ टॉम सच में डीमन वर्शिपर है? लेकिन एल्डर की आंखें खतरनाक चमक से भर उठीं और वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तुम सच में कितने मूर्ख एडवेंचरर हो। लगता है वंगरीथ टॉम की मीठी बातों ने तुम्हें पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है, एल्डर ने चिकनी लेकिन जहरीली आवाज में कहा। क्या तुम सच में उस आदमी के बेताब झूठ पर भरोसा करने वाले हो जो सजा के डर से कोने में घिर चुका है? उसकी आंखें तिरस्कार से सख्त हो गईं। इस बार मैं तुम्हारी बदतमीजी नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन ली होयोल ने उस धमकी पर जरा भी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा। वह बस बिना हिले उसे देखता रहा। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, उसने और ठंडी और तेज आवाज में कहा। टावर के मेजेस अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए एल्डर्स की मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए। उसके शब्द पूरे हॉल में सोच समझकर रखे गए वजन के साथ गूंजे और अब बात से बच निकलने की कोई जगह नहीं बची। इकट्ठा हुए मेजेस पूरी खामोशी से सुनते रहे, हर कान उसी बातचीत पर टिका हुआ था। तो फिर ली होयोल ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, वंगरीथ टॉम के जाने को किन एल्डर्स ने अप्रूव किया था? उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर तलवार की तरह टिक गई। तुम्हारे अलावा, करिमजेवा। और किसने उस पर साइन ऑफ किया था? एल्डर की भौं झटके से फड़क उठी और चिढ़ से तन गई। एक पल के लिए उसका कंपोजर टूट गया। फिर एक दूसरा एल्डर तुरंत उसकी तरफदारी करने के लिए आगे आया, लेकिन कमरे का माहौल तब तक बदल चुका था। घमंडी मूर्ख, किसी ने दबी आवाज में बुदबुदाया। तुम हम पर शक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एल्डर झल्लाकर बोला, और अब वह अपना गुस्सा पूरी तरह छिपा नहीं पा रहा था। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, हमने इसे इसलिए अप्रूव किया क्योंकि वंगरीथ टॉम ने दावा किया था कि वह टावर के बाहर की ट्रूथ खोज रहा है। वजह बस यही थी और कुछ नहीं। तभी एक और एल्डर बिना किसी चेतावनी के बोल उठी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन सीधी निशाने पर थी। अच्छा, कितना अजीब है। उसकी नजर पूरे हॉल में घूमी, क्योंकि किसी मेज के टावर छोड़ने के लिए नियम के मुताबिक क्या यह मामला पांचों एल्डर मेजेस की पूरी बैठक से होकर नहीं गुजरना चाहिए? वह आगे बोली और उसके शब्द पूरे हॉल को ऐसे चीर गए जैसे नंगी त्वचा पर बर्फ फेर दी गई हो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडी सटीकता थी, और यही उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वे दोनों साजिशी लोग साफ तौर पर चौंक गए। फिर बेलिया यशिया ने पक्के अधिकार के साथ कहा, और फिर भी मुझे इस मामले के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया। उसकी नजर एक पल को भी नहीं डगमगाई
और उसकी आवाज में छिपा आरोप नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सही कह रही हूं न सीनियोस? उसने उन दोनों से नजर हटाए बिना पूछा। उसने धीरे और सोच समझकर सिर हिलाया और पूरे असेंबली के सामने उसकी बात की पुष्टि कर दी। उसके बाद छाई खामोशी और भी भारी हो गई। ली होयोल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नकाब अब आखिर टूटने लगा था। सच अब बाहर आ चुका है, उसने ठंडी आवाज में कहा। तो अब टाइटल्स के पीछे छिपना बंद करो और अपनी असली शक्ल दिखाओ, तुम डीमन वर्शिपिंग कचरे। करप्टेड एल्डर्स में से एक गुस्से से फट पड़ा। बेतुकी बात, ये पागलपन है, वह चीखा और उसकी आवाज गुस्से से फट रही थी। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्टार्स की तुम्हारी आंखों के सामने बेइज्जती हो रही है। उस एडवेंचरर को तुरंत अबिस में फेंको, एल्डर गरजा। लेकिन एक भी मेज नहीं हिला। कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने कोई स्पेल नहीं उठाई। हॉल इतना खामोश रहा कि वह ठहराव खुद एक फैसले जैसा महसूस हुआ। तभी माथथीस डीन काल आगे आया। मेजर्स अपना फैसला खुद सुनाएंगे, उसने स्थिर आवाज में कहा, और उसकी आवाज पूरे चेंबर में फैल गई। और अगर वह फैसला गलत निकला तो उसकी जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे। एल्डर ने उसे अविश्वास से घूरा। क्या? एक एक करके मेजर्स ने अपना निशाना ली होयोल से हटाकर ऊंचे पोडियम की तरफ कर दिया। यह बदलाव तुरंत और बिल्कुल साफ था। दोनों करप्टेड एल्डर्स वहीं के वहीं जड़ हो गए, और जैसे ही पूरा कमरा उनके खिलाफ मुड़ा, उनके चेहरों पर सदमा साफ उतर आया। अगर यह फैसला गलती साबित हुआ, मेजर्स में से एक ने घोषणा की, तो हम उसके नतीजे आखिर तक स्वीकार करेंगे। हॉल में डर था, हाँ, लेकिन साथ ही ठान लिया हुआ इरादा भी था। वे अपना पक्ष चुन चुके थे। मैं इसकी शपथ लेता हूं, माथथीस डीन काल ने धीमी लेकिन अटल आवाज में कहा। करप्टेड एल्डर ने दांत इतने जोर से पीसे कि उसका जबड़ा कांपने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पूरा हालात उसके खिलाफ पलट चुका है। तुम गद्दार, वह गुस्से से कांपते हुए फुफकारा। फिर अचानक उसने अपना मुंह ढक लिया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी तेज, टेढ़ी और गलत लग रही थी, और कॉन्फ्रेंस हॉल में अजीब ढंग से गूंज रही थी। वह करिमजेवा की तरफ मुड़ा, और उसकी आंखों में पागलपन के नीचे घबराहट चमक रही थी। तो अब इसके लिए तय किया गया कैदी बदल गया है न? उसके दिमाग में बेताबी से विचार भागने लगे। तो मुझे भागना होगा अभी। एक पल के लिए ली होयोल भी चौंक गया। क्या? अगले ही पल एल्डर ने एक स्पेल छोड़ी जिसने पूरे चेंबर में हिंसक झटका दौड़ा दिया। अननेचुरल एनर्जी का विस्फोट बाहर की तरफ लपका और पूरे रूम को झकझोर गया। वंग्रीथ टॉम ने उसे घबरा कर देखा और तुरंत समझ गया कि उस स्पेल में कुछ बहुत गलत है। टेलीपोर्टेशन टॉम के मुंह से झटके में निकला। आप कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मार्सेलो ने तुरंत सिर हिला दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, यह टेलीपोर्टेशन नहीं है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे उसने पहचान लिया हो। यह फोर्स्ड समनिंग रिचुअल है, ऐसी जो सिर्फ खास कंडीशंस पूरी होने पर एक्टिवेट होती है। गायब होने से पहले करिमजेवा ने अपनी नजर ली होयोल की तरफ मोड़ी। मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, उसने धीमी और सिहराने वाली आवाज में कहा। हम फिर मिलेंगे। यह वादा धमकी से कम और श्राप से ज्यादा लग रहा था। फिर वह मुड़ते हुए शून्य में गायब हो गया। स्पेल की विकृत रोशनी ने उसे पूरा निगल लिया। ठीक उसी पल ली होयोल के सामने एक सिस्टम विंडो उभर आई, जो अभी-अभी हुए हंगामे के बाद तेजी से चमक रही थी। क्वेस्ट ट्रूथ ऑफ द मैजिक टावर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द डीमन वर्शिपर अमंग द एल्डर्स सक्सेस। इसके बाद कंप्लीशन मैसेजेस और रिवॉर्ड विंडोज की बाढ़ आ गई,
जो उसकी नजर के सामने इतनी तेजी से एक के ऊपर एक चढ़ने लगीं कि लगभग पूरा दृश्य भर गया। अंदर ही अंदर ली होएओल खुशी से चिल्ला उठा, मेरा इन्फ्लुएंस तो आसमान छू रहा है। आह, ये तो पागलपन है। यही असली जैकपॉट है लेवलिंग मोमेंट का। बाहर से वह सीधा चेहरा बनाए रहा, लेकिन अंदर उसका दिमाग खुशी से फटने वाला था। आखिर एक एल्डर बोली, उसकी आवाज गंभीर और स्थिर थी। उसका भागना हमारे शक की पुष्टि करता है। फिर बेलिया यशिया आगे बढ़ी और पूरे रूम को औपचारिक रूप से संबोधित किया, उस अधिकार के साथ जो किसी ऐसे इंसान में होता है जिसने अपना निष्कर्ष पहले ही तय कर लिया हो। अभी से प्रभावी, उसने घोषणा की, करिंजेवा को छोड़कर वे दो एल्डर्स जिन्होंने वंगरीथ टॉम के डिपार्चर को झूठा अप्रूवल दिया था, इस क्षण से अपने पदों से हटाए जाते हैं। उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। बाकी दोनों को उनकी पूरी जिंदगी के लिए मॉन्ग में कैद किया जाएगा। यह मीटिंग यहीं खत्म होती है। इतना कहकर वह मार्सेलो की तरफ मुड़ी। क्या मैं बाकी मामले तुम्हें सौंप सकती हूँ? मार्सेलो ने तुरंत गहराई से झुककर प्रणाम किया, जबकि ली होएओल उसके बगल में शांत गर्व के साथ खड़ा था। जी माय लॉर्ड, मार्सेलो ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही चेंबर का माहौल थोड़ा शांत होने लगा, गेम सिस्टम ने एक और नया क्वेस्ट विंडो चमका दिया। क्वेस्ट, रीबिल्ड द टावर फ्रॉम इट्स फाउंडेशन। ये शब्द सामने आते ही ली होएओल अंदर से घबरा गया। एक और मैजिक टावर क्वेस्ट? सच में? उसके भीतर हल्का सा कंपन दौड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अचानक उसके हाथ में कितनी ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस आ गई है। मैं इस टावर से जितना निकलवा सकता था उतना तो पहले ही निकाल चुका हूं, उसने पूरी हैरानी में सोचा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख गई। अगर मैं यहां इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप्स और रिवॉर्ड्स ऐसे ही जोड़ता गया तो इस जगह से और कितना कुछ निकाला जा सकता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का भाव बदल गया। अनिश्चितता हट गई और उसकी जगह भरोसे ने ले ली। लेकिन इन सब से पहले एक और चीज ज्यादा जरूरी थी। उसने रिपीटेबल फिजिकल ट्रेनिंग क्वेस्ट्स की लिस्ट खोली और तेज अभ्यास भरी हरकतों से उन्हें देखने लगा। उसकी प्रायोरिटीज अब पॉलिटिक्स से हटकर ग्रोथ पर जा रही थीं। घर लौटते ही ली होएओल ने एस्टेट पार्क के चक्कर दौड़ना शुरू कर दिया। उसका शरीर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, जबकि दिमाग कैलकुलेशंस, रिवॉर्ड्स, रिस्क्स और आगे के संभावित रास्तों में उलझा हुआ था। इस बार दो बहुत बड़े गेंस हुए थे और दोनों इतने कीमती थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अभी भी उन्हें सोचकर उसकी धड़कन उत्साह से तेज हो रही थी। पहला था मैजिक टावर के अंदर उसके इन्फ्लुएंस का भारी उछाल। दूसरा था डेकारेबिया की एग्जर्सिज्म रिचुअल के बाद प्योरिफाइड होकर बचा हुआ लूट, ऐसा रिवॉर्ड जो अब भी पूरी तरह असली नहीं लग रहा था। उन स्पॉइल्स में एक आइटम खास तौर पर उसकी याद में सबसे ज्यादा चमक रहा था, द प्योर सेंस ऑफ नॉलेज। उसका नाम याद आते ही उसकी पूरी अटेंशन तुरंत तेज हो गई। उस आर्टिफैक्ट में एना की लगभग हर हर्ब और मिनरल के बारे में हैरान कर देने वाला डेटा भरा हुआ था। बाल सुखाने के बाद ली होएओल एक पल के लिए शांत खड़ा रहा और अपने हाथ में पकड़े नीले जेमस्टोन को देखता रहा। मुझे लगा था कि टॉप टियर एपिक आइटम है तो अच्छा होगा, उसने धीमे से कहा, लेकिन यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं आगे है। वह सिर्फ हजारों लाखों हर्ब्स की नॉलेज नहीं देता था, वह मिनरल ट्रेसेस को डिटेक्ट करते वक्त मैजिकल एफिशिएंसी को भी बहुत बढ़ा देता था। उसकी नजर तेज हो गई जब उसने डेकारेबिया के रिमेन्स से मिला दूसरा आइटम उठाया और उसके भीतर फिर से क्यूरियोसिटी जाग उठी। ली होएओल ने दोनों ट्रेजर्स अपने हाथों में थामे और पूरी लड़ाई को शुरू से अंत तक चुपचाप अपने दिमाग में दोहराया। हिडन सेंस ऑफ नॉलेज शब्द उसके दिमाग में अटके रहे, क्योंकि वह सोच रहा था
कि ये रिवॉर्ड्स उसके आगे के रास्ते को कितना बदल सकती हैं। उसने अपनी नजर बाएं हाथ में पकड़े उस आइटम पर डाली जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। उसकी चमक स्थिर और खींचने वाली थी, जैसे उसमें खतरा और मौका दोनों साथ छिपे हों। सिस्टम डिस्क्रिप्शन बेरहमी से सीधी थी। एक ऐसा आइटम जो एक्टिवेट होते ही सीधे लेवल 250 हंटिंग ग्राउंड का पोर्टल खोल देगा। यह वैसा रिवॉर्ड था जो एक ही लापरवाह फैसले में सब कुछ बदल सकता था। द प्रेडेटर्स हंटिंग ग्राउंड, एक जंगली अरीना जहां मॉन्स्टर्स दूसरे मॉन्स्टर्स को कभी न खत्म होने वाले खून खराबे के चक्र में निगलते रहते थे। वह ऐसी जगह थी जहां सिर्फ इंस्टिंक्ट, हिंसा और सर्वाइवल का राज चलता था और कमजोरी लगभग तुरंत मिटा दी जाती थी। ली होयोल ने उस खूनी मंजर की कल्पना की और चुपचाप उसका अंदाजा लगाया। बर्बर है, मानता हूं, उसने शांत चेहरे के साथ सोचा, लेकिन एफिशिएंट है। तेज लेवलिंग और ब्रूटल ग्रोथ के लिए उस जैसी बैटलफील्ड से ज्यादा लुभावनी जगहें बहुत कम थीं। पूरी ठंडी, लगभग डिटैच्ड शांति के साथ उसने अपनी टाई कसकर ठीक की। फिर उसने बड़ी सधी हुई सहजता से अपना सूट जैकेट पहन लिया, जैसे वह किसी स्लॉटर हाउस में नहीं बल्कि किसी फॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो रहा हो। मॉन्स्टर्स की घनता ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स की पागल कर देने वाली बाढ़ का वादा कर रही थी। लेवल 250, ऐसा हंटिंग ग्राउंड जो खतरे की बिल्कुल सही सीमा पर था। उसके लिए यह परफेक्ट डिफिकल्टी सेटिंग जैसा था, इतना कठोर कि तेजी से ग्रो किया जा सके, लेकिन इतना भी नहीं कि सब बेकार चला जाए। ली होयोल ने अपने वेपन पर पकड़ और कसी। रात अभी जवान थी और हंट बस शुरू हुई थी। तभी सिस्टम ने ध्वनि दी, जैसे ही वह प्रेडेटर्स स्वॉम्प में कदम रखकर अंदर पहुंचा। अंदर घुसते ही हवा में गाढ़ी डिमोनिक फॉग भरी हुई थी, इतनी नम और भारी कि सांस लेना भी बुरा लगने लगा। स्वॉम्प लगातार चीखते कीड़ों की आवाजों से जिंदा लग रहा था और पूरी जगह में सड़ांध और पुराने खून की बदबू फैली थी। फिर बिना किसी चेतावनी के वह बेचैन खामोशी टूट गई। एक विशाल मैंटिस हिंसक तरीके से जंगली कुत्तों के झुंड में जा टकराया और वे सब पंजों, दांतों और फड़कते अंगों की पागल लड़ाई में एक दूसरे को चीरने लगे। लेकिन फूड चेन के ऊपर उनसे भी कहीं बदतर चीज इंतजार कर रही थी। परछाइयों से एक विशाल ब्राउन बेयर फट पड़ा, इतना बड़ा कि जानवर कम और चलता हुआ पत्थर ज्यादा लगता था। उसकी दहाड़ स्वॉम्प में गूंज गई और ली होयोल के पैरों के नीचे की जमीन तक हिला गई। एक ही जंगली रश में उस बेयर ने उन सबका सफाया कर दिया। मांस उड़ा, हड्डियां टूटीं और वह छोटी सी लड़ाई एक ही पल की निर्मम ब्रुटैलिटी में खत्म हो गई। तभी पास से एक शांत आवाज उस खून खराबे को चीरती हुई आई, धीमी लेकिन साफ। बेयर ने धीरे धीरे अपना खून से लथपथ सिर घुमाया। वहां उसकी तरफ बिना जरा सी हिचक के बढ़ता हुआ एक आदमी चला आ रहा था, पूरी और डरावनी शांति के साथ। उसका हर कदम नपातुला, सोच समझ कर रखा हुआ और बिल्कुल निडर था। ली होयोल के होठों पर ठंडी मुस्कान थी जब उसने अपनी ब्लेड उठाई। अगले ही पल वह हथियार चमकती नीली रोशनी में जल उठा, इतनी तेज कि अंधेरे को ही चीर दे। अब सच में हंट शुरू हो चुकी थी। कितना असभ्य, उसने ठंडी तिरस्कार भरी आवाज में उस जंगली मंजर को देखते हुए कहा। सच में, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सही शिष्टाचार कैसा होता है। राक्षसों से भरे इस दलदल के बीच भी ली होयोल ऐसे बोल रहा था जैसे किसी शाही दावत में किसी की तहजीब सुधार रहा हो। फिर ली होयोल बिना एक पल गवाए आगे झपटा। जवाब में उस दैत्य ने गरजते हुए अपने उस्तरे जैसे तेज पंजे एक खूनी चाप में घुमाए, मानो उसे चीरकर रख देगा। टक्कर इतनी तेज, भारी और हिंसक थी कि नीचे की भीगी जमीन तक कांप उठी। उधर बहुत दूर मैजिक टावर की गहराइयों में मार्सेलो एक चुप्पी से भरे कक्ष में एल्डर माजू के सामने खड़ा था।
वहां का माहौल दलदल की बेकाबू तबाही जैसा नहीं था, लेकिन कमरे में फैला तनाव उतना ही धारदार था। वे दो गद्दार एल्डर्स को कैद कर लिया गया है, मार्सेलो ने भारी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। लेकिन वो फिसलन भरा चूहा करिमजेवा अब भी खुला घूम रहा है। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। न्याय से बच निकलना करिमजेवा को और भी खतरनाक बना चुका था। एल्डर वायु ने हल्के से सिर हिलाया। समझ गया। तुमने बेहतरीन काम किया है, मार्सेलो। मार्सेलो एक पल को रुका, फिर बहुत सोच समझकर आगे बोला। एल्डर वायु, एल्डर सीनियोस टावर के आखिरी बचे स्तंभ होने के नाते मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया टावर के मेजेस को इन दीवारों के बाहर काम करने की अनुमति दीजिए। उसकी आवाज सम्मानजनक थी, लेकिन अब उसमें असली बेचैनी भी थी। यह ऐसा मामला नहीं था जिसे टाला जा सके। मार्सेलो की आवाज और सख्त हो गई। डीमन वर्शिपर्स पहले ही हमारी पंक्तियों में घुस चुके हैं। अब हम दूर की अफवाहों या छिपे शक की बात नहीं कर रहे। सड़ांध अब यहीं पहुंच चुकी है। अब हम सिर्फ चुपचाप तमाशा देखते नहीं रह सकते, मार्सेलो ने दृढ़ता से कहा। इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक पल के लिए उसकी नजरें झुक गईं और चेहरे पर अपराधबोध उतर आया। हमने डीमन हंटर्स के खिलाफ अक्षमय पाप किए हैं। फिर एल्डर्स को सोच में डूबा देखकर उसने चुप्पी उसे रोक दे उससे पहले बात जारी रखी। कम से कम हमें इतना तो करने दीजिए कि हम ली होएओल पर चढ़े कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा ही चुका सकें। यह नाम सुनते ही एल्डर वायु ठिठक गया। कमरा और भी शांत हो गया, जैसे सिर्फ इस एक नाम का वजन किसी भी भाषण से ज्यादा भारी हो। तभी अचानक कमरे में एल्डर सीनियोस की आवाज गूंज उठी। एल्डर सीनियोस पक्ष में वोट देता है। आवाज साफ और बिना किसी हिचक के सुनाई दी। फैसला सीधा, सख्त और अंतिम था। एल्डर वायु ने लंबी सांस छोड़ी और उसके होठों के कोने पर धीरे धीरे हल्की मुस्कान उभर आई। वो छोटी थी, लेकिन सच्ची, मानो उसने आखिरकार उस सच को मान लिया हो जिससे वह अब बच नहीं सकता था। ठीक है, उसने आखिर कहा, लगता है अब मैं मना नहीं कर सकता। फिर उसने थोड़ा औपचारिक होकर जोड़ा, मैं भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ। एक पल के लिए मार्सेलो को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। उसके चेहरे पर राहत साफ चमक उठी। लेकिन मार्सेलो जश्न मनाता उससे पहले ही एल्डर ने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। हालांकि एक शर्त है। उसी पल दलदल में लड़ाई पहले ही अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। दृश्य अब तनाव भरी बातचीत से हटकर निर्मम जीत में बदल चुका था। ली होएओल उस विशाल भालू की गिरी हुई लाश के ऊपर पूरी जीत के साथ खड़ा था। सुनहरी रोशनी गर्म, चमकदार लहरों की तरह उसके चारों ओर फैल रही थी और सिस्टम शांत स्वर में उसकी बढ़त का ऐलान कर रहा था। खून और कीचड़ से भरे उस दृश्य के बीच उसकी चमक लगभग अवास्तविक लग रही थी। मना रिकवरी और लेवल गेन के उस धमाके ने एक बात बहुत साफ कर दी, उसकी ग्राइंडिंग स्पीड बेहिसाब टूटी हुई थी। उसके सामने बढ़ते हुए नंबर इतने जबरदस्त थे कि लगभग नाइंसाफी जैसे लग रहे थे। वो बिना रुके एक के बाद एक दैत्य को काटता गया और कत्लेआम जारी रहने के साथ उसके लेवल्स लगातार बढ़ते रहे। तभी ऊपर से विशाल मच्छरों का एक घना झुंड तीखी भनभनाहट के साथ काले बादल की तरह उतरा। ली होएओल जरा भी नहीं हिला। उसने बस आग की एक लहर छोड़ी और उन कीड़ों को एक ही पल में हवा से साफ कर दिया। एक और लेवल अप की ध्वनि दलदल में साफ और चमकदार अंदाज में गूंजी, चारों तरफ फैले खूनखराबे और कीड़ों की आवाजों के बीच। अब ये इतना सामान्य हो चुका था कि लगभग रोजमर्रा जैसा लगने लगा। उसने धीमी सांस छोड़ी और राक्षसों की लाशों के पहाड़ के बीच खड़े खड़े एक फ्लास्क की कॉर्क खोली। मौत से घिरा होने पर भी उसके हर हाव भाव सधे हुए,
नियंत्रित और अजीब तरह से शालीन बने रहे। उम्मीद से ज्यादा कठिन, ली होएओल ने खुद से बुदबुदाया और इतना सलीके से घूंट लिया जैसे दलदल में आराम पाने के बजाय कोई उम्दा वाइन चख रहा हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके नीचे साफ संतोष छिपा हुआ था। भगवान का शुक्र है, मैंने ये हर्बल टी तैयार कर रखी थी, उसने धीरे से कहा। उस पेय ने तुरंत असर दिखाया, उसकी जमा हुई थकान धो डाली और अगले 3 घंटों के लिए उसकी हालत बहाल कर दी। ताजगी का असर लगभग तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। फ्लास्क नीचे करते ही ली होएओल की नजरें धीरे धीरे पूरे दलदल पर घूम गईं। अब उसकी आंखें सिर्फ दैत्यों पर नहीं, बल्कि इस जगह में छिपी दूसरी चीजों पर भी टिकी थीं। इतनी घनी वनस्पति है तो कहीं न कहीं दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स जरूर छिपे होंगे, उसने सोचा। और जैसे ही यह ख्याल उसके मन में बैठा, उसकी नजर दूर किसी अजीब चीज पर जाकर थम गई। मिज़ल्टो ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। एक पारदर्शी अलौकिक फूल पेड़ की ऊंची शाखा पर खिला हुआ था, इतना नाजुक और भूतसा कि मानो पंखुड़ियों से नहीं, चांदनी से बुना गया हो। उसकी हल्की चमक दलदल की धुंधली धुंध के बीच भी साफ अलग दिख रही थी। जैकपॉट, उसने धीमे से कहा। यह एक दुर्लभ हर्ब थी, और साधारण नहीं, बेहद खास, जो पूरे 4 स्टैट पॉइंट्स देती थी। जंगल में ऐसी चीज मिलना वही किस्मत थी जिसका खिलाड़ी सपना देखते हैं। अगर उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां न होती तो वो इसे देखे बिना ही आगे निकल जाता। उस कीमती हर्ब को हाथ में पकड़ते ही ली होएओल के अंदर का गेमर मानो जीत से चीख उठा। यही वो इनाम था जो ग्राइंडिंग के हर निर्दयी मिनट को वाकई वसूल बना देता था। 4 मुफ्त स्टैट पॉइंट्स का मतलब लगभग हाथ से 4 लेवल ग्राइंड करने जितनी वैल्यू था। ये कमाल का फायदा था। लेकिन जैसे ही वो इस सोच का मजा ले रहा था, उसकी पकड़ में मौजूद फूल अचानक कांपने और अजीब तरह से थरथराने लगा। ये? ली होएओल की आंखें तुरंत तेज हो गईं। तभी फूल चिड़चिड़े अंदाज में झटका खाकर बोला, मुझे नीचे रखो ह्यूमन। क्या सजा चाहते हो? किसी स्पिरिट को बिना कॉन्ट्रैक्ट के देख पाना असाधारण मना सेंसिटिविटी मांगता था, और इतनी पवित्र आत्मा भी जो ऐसे अस्तित्व को महसूस कर सके। एक ख्याल ली होएओल के मन में इतनी अचानक आया कि वो खुद एक पल को रुक गया। रुकिए, क्या इसका मतलब ग्रैंडफेल का मन सच में पवित्र है? यह एहसास इतना बेतुका था कि 1 सेकंड के लिए उसकी शांति तक डगमगा गई। उसने पौधे से चिपकी उस नन्ही प्राणी को घूरा। मैं ये मिज़ाल्टो ले जा रहा हूं, उसने सपाट आवाज में कहा। सोने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, लेकिन छोटा स्पिरिट उस हर्ब से और कसकर लिपट गया, जैसे किसी हालत में छोड़ने वाला ही न हो। नहीं, स्पिरिट चीखा। मेरा मना बेहद खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। मेरा ग्रेट फॉरेस्ट से पूरा संपर्क कट गया है। उसकी आवाज छोटी, रक्षात्मक और सच में बेबस लग रही थी। मैं सिर्फ इस हर्ब की ऊर्जा चूसकर ही जिंदा रह सकता हूं, स्पिरिट ने मान लिया। तब ली होएओल पूरी बात समझ गया। डायमेंशनल रिफ्ट ने इस जमीन को मुख्य महाद्वीप से अलग कर दिया था और उसके सहारे वाली प्राकृतिक धारा भी काट दी थी। अपनी आवाज शांत रखते हुए उसने पूछा, तो सच में अपनी ताकत वापस पाने का कोई और तरीका नहीं है? स्पिरिट नाराज होकर फूल गया। किसी ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट काम कर सकता है, उसने साफ अनिच्छा के साथ माना, लेकिन मैं खुद को इतना नीचे नहीं गिराऊंगा। इतनी दयनीय हालत में भी उसका घमंड बरकरार था। उस शब्द पर ली होएओल एक पल को ठिठक गया। अ कॉन्ट्रैक्ट? फिर तुरंत एक और ख्याल आया। अगर यह स्पिरिट सच में अरकाना से आया है, तो रिफ्ट बंद होते ही इस दुनिया से जुड़ाव के साथ यह भी गायब हो जाएगा। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें बांध दे, तो मैं इसे दूसरी रिफ्ट्स में फिर से बुला सकता हूं।
उसके दिमाग में संभावनाएं तुरंत फैल गईं। यह सिर्फ एक प्यारा स्पिरिट कंपेनियन पाने की बात नहीं थी। इसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। यह अर्काना महाद्वीप तक पहुंचने वाली एक जीवित इंफॉर्मेशन हॉटलाइन बन सकता था। तो ली होयोल तुरंत अपने निखरे हुए ऊंचे दर्जे वाले व्यक्तित्व में उतर गया और बोला, संयोग से मेरी पहचान उस व्यक्ति से है जिसका कॉन्ट्रैक्ट महान करिमजेवा के साथ है। उसकी आवाज इतनी सहज थी जैसे ऐसा संबंध होना कोई खास बात ही न हो। स्पिरिट की आंखें सदमे से फैल गईं। दी आर्चमेड्स कॉन्ट्रैक्टर फेयन रोथ, वह हक्का बक्का होकर बोल पड़ा, साफ तौर पर स्तब्ध कि यह ह्यूमन ऐसे ऊंचे दर्जे वाले किसी व्यक्ति को जानता हो सकता है। तुम उसे जानते हो? स्पिरिट हांफते हुए बोला। और उससे भी ऊपर, ली होयोल ने उसी सहजता से आगे कहा, चीफ रिसर्चर मार्सेलो खड़ा है। उसने पूरा वाक्य पूरी आत्मविश्वास से कहा और हर पदवी के साथ स्पिरिट पर दबाव बढ़ाता गया। नन्हा स्पिरिट हवा में ही कांप उठा। उससे भी ऊपर, ली होयोल ने उसे ठंडी, हुक्म चलाने वाली शांति के साथ नीचे देखा। मैं उसके बराबर हूं, उसने कहा। झूठ पूरा करते समय उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूं, ली होयोल ने कहा। असल सवाल ये है कि क्या तुम उसके योग्य हो भी या नहीं। यह सुनते ही स्पिरिट घबराकर हवा में ही झुक गया, जैसे खाली हवा पर ही साष्टांग गिर पड़ा हो। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, छोटे स्पिरिट ने पुकारा। मैं तो बस एक लेजर ड्रायड हूं। फिर वो झिझका और डरते डरते बोला, लेकिन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने हिम्मत जुटाई और आगे कहा, आप मार्सेलो के बराबर हैं और फेयन रोथ, द ड्रैगन कॉन्ट्रैक्टर, से भी ऊपर। पूरा सेटअप बिल्कुल किसी आम लेवलिंग फैंटेसी की बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई हायरार्की जैसा लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस पल उसका दबाव पूरी तरह असली लग रहा था। सीधे मुद्दे पर आओ, ली होयोल ने सपाट स्वर में कहा। स्पिरिट हकलाया, आप जैसे सर्वोच्च व्यक्ति को मेरे जैसे तुच्छ स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए? ली होयोल जवाब दे पाता, उससे पहले ही अंधेरे से एक विशाल सरपेंट हिंसक रफ्तार के साथ बाहर फटा। उसके जबड़े डरावनी तेजी से बंद हुए और उसने एक ही निगल में आदमी और स्पिरिट दोनों को पूरा निगल लिया। हमला इतना अचानक था कि लगा जैसे पूरा दलदल ही उन पर टूट पड़ा हो। अंधेरा एक ही पल में सब कुछ निगल गया। आवाज, रोशनी और जगह, सब उस दैत्य के जबड़ों के अंदर घुटन भरे काले शून्य में गायब हो गए। उस दैत्य के कुचलते गले के अंदर फंसे होने के बावजूद ली होयोल किसी तरह पूरी तरह शांत रहा। ये किस तरह का जीव है? उसने डर से ज्यादा झुंझलाहट के साथ बुदबुदाया। सरपेंट, स्पिरिट घबराकर चीखा। पाचन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, स्पिरिट चिल्लाया। यह सुनते ही अंधेरे में ली होयोल की आंखें बर्फ जैसी ठंडी चमक उठीं। मैंने इस पूरे दलदल को साफ सिर्फ इसलिए नहीं किया, उसने कहा, कि आखिर में सांप की बीट बन जाऊं। अब उसका धैर्य खत्म हो चुका था। वो हर्ब मेरी है। ली होयोल ने एक पल भी गवाए बिना तुरंत रिचुअल शुरू कर दिया। ये लोग, स्पिरिट घबराकर चीखी। साइन करो, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया और दैत्य के गले के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने बढ़ा दिया। अगर पचना नहीं चाहती तो जल्दी करो। नन्हा स्पिरिट हवा में कांप उठा। साफ था कि वह पूरी तरह दबाव में है। ये बहुत ज्यादा है, वह हकलाकर बोली। आपके स्टैंडर्ड्स नामुमकिन हैं। फिर कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या पैक्ट के लिए कोई खास शर्तें चाहिए? नहीं, बात वो नहीं है, उसने आखिर मान लिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बस थोड़ी ऊंची थी। मैं बस हमेशा सपना देखती थी कि मेरा पैक्ट किसी खूबसूरत ह्यूमन के साथ फूलों से भरे मैदान में हो, उसने दुखी होकर कहा।
जहां हम हमेशा साथ रहने की कसम फुसफुसाएं और जड़ी बूटियों से बनी अंगूठियां बदलें, लेकिन ली होयोल के पास उस कल्पना के लिए जरा भी धैर्य नहीं था। करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसके मन में एक बेरहम ख्याल आया। क्या इसे यहीं छोड़ दूं और हर्ब लेकर चला जाऊं? स्पिरिट की डर से चीख निकल गई। आप बहुत बुरे हैं, वह चीखी। ठीक है, मैं कर रही हूं। जैसे ही उसने हार मानी, उसकी नन्ही देह के चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी और कॉन्ट्रैक्ट आकार लेते ही उसका रूप उस तेज चमक में डूब गया। सिस्टम अलर्ट, स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल इनिशिएटेड। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आंखें तुरंत फैल गईं। यह एहसास बिल्कुल साफ था। उसके सामने लेजर स्पिरिट का रूप बदल रहा था, सिर्फ चमक नहीं रहा था, बल्कि सच में और निखरकर किसी ऊंचे दर्जे की चीज में बदल रहा था। इस बदलाव को देखते हुए उसके मन में एक बात साफ हो गई। यह कोई यूं ही हुआ बदलाव नहीं था। इसके पीछे वजह थी। उसने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्टर का स्वभाव उसी स्पिरिट को आकार देता है जो उससे बंधी होती है। उसका रूप, यहाँ तक कि उसके आसपास का माहौल भी, अब उसकी अपनी शांत और नोबल मौजूदगी को दिखाने लगा था। फिर रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी और जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। अब उसमें नजाकत और ठहराव था। मुझे एक बार फिर अपना परिचय देने दीजिए। मैं वर्डेंट फॉरेस्ट की एक लेजर स्पिरिट हूँ। अपने कॉन्ट्रैक्टर ली होएओल के प्रति मैं अनंत निष्ठा की शपथ लेती हूँ। फॉरेस्ट स्पिरिट किंग के नाम पर मैं यह ओथ लेती हूँ। अंदर ही अंदर ली होएओल तो लगभग यकीन ही नहीं कर पा रहा था। एक पल में वह छोटी सी अजीब सी चीज बदलकर बेहिसाब प्यारी, हाई क्लास नोबल स्पिरिट बन गई थी। फिर उसे समझ आया कि उसका नया मास्टर अभी भी मॉन्स्टर के पेट के अंदर खड़ा है, तो स्पिरिट ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर बोली। लेकिन पहली मुलाकात के लिए यह जगह कुछ ज्यादा ही बेढंगी नहीं लगती, उसने बड़ी शालीन शांति से कहा। लॉर्ड ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको अभी इसी क्षण यहाँ से बाहर ले चलूं। लेकिन ली होएओल का ध्यान तब तक कहीं और जा चुका था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की नजर उस मिजल्टो पर टिक गई थी, जो अब अजीब और तेज चमक से दमकने लगी थी। मिजल्टो ऑफ कॉन्टम्पलेशन ऐसे क्यों चमक रहा है? उसने बुदबुदाया। तभी धड़ाम, एक विशाल शाखा विस्फोटक ताकत के साथ बाहर फूटी और सीधा उस जायंट सरपेंट के पेट को अंदर से चीरती हुई निकल गई। मांस फट गया, स्केल्स टूट गए और पूरी लाश उस हिंसक चीरे से झटके खाने लगी। सिस्टम, यू हैव डिफीटेड द प्रेडेटर एनाकोंडा। यह संदेश उसके सामने ठंडी साफगोई के साथ चमका, और जो बात वह चीथड़ों में बदली लाश पहले ही बता रही थी, उसी की पुष्टि कर दी। सरपेंट मर चुका था। लेवल अप। जीत के बाद बची उस शांत गूंज के बीच ली होएओल और स्पिरिट साथ में फटी हुई लाश से बाहर निकले। उसने चारों तरफ फैली मोटी जड़ों और हर दिशा में निकली विशाल शाखाओं को देखा और हैरानी में सोचा, रुक, क्या यह इतना विशाल चीज सच में वही छोटा सा मिजल्टो है जो अभी पहले था? लेजर स्पिरिट उसके सामने बड़ी शालीनता से मंडराई, जैसे यह सब बिल्कुल स्वाभाविक हो। यह हमारी जन्मजात अथॉरिटी का हिस्सा है, उसने हल्के गर्व के साथ समझाया। यह स्पिरिट्स का ब्लेसिंग है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बहुत पुराना अटल यकीन था। जिस भी वेजिटेशन को हम ब्लेसिंग देते हैं, वह कहीं भी लगाया जाए, जड़ पकड़ सकता है और फल फूल सकता है, उसने आगे कहा। ली होएओल की आंखें तुरंत चमक उठीं। एनीथिंग, एनीवेयर। यह छोटा सा वादा अपने अंदर खतरनाक स्तर की संभावना छिपाए हुए था। यह तो प्रैक्टिकली हर्ब कल्टीवेशन और मैजिकल एग्रीकल्चर के लिए चीट स्किल जैसा था।
फिर भी बाहर से उसने अपना वही ठंडा चेहरा बनाए रखा। समझ गया, उसने शांत स्वर में कहा। तो यह मना से अलग एक शक्ति है, खुद नेचर की असली ताकत। लेकिन यह सोच आते ही लगभग उसी पल ली होयोल ने कुछ और महसूस किया। उसके शरीर से कुछ डराने वाला तेजी से खींच रहा था। एक सेकंड उसने अचानक घबराकर सोचा। फिर उसके अंदर की आवाज चिल्लाई, यह स्पिरिट मेरा मना ऐसे पी रही है जैसे नल का मुफ्त पानी हो। यह खिंचाव हल्का नहीं था, यह सीधा, लगातार और डराने वाली बेफिक्री के साथ चल रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसके पास मना का अनथीम भंडार है। उसकी बढ़ती हुई हालत से पूरी तरह बेखबर, स्पिरिट ने खुशी से अपने हाथ उठा दिए और चमकते चेहरे के साथ खुश होकर चिल्लाई। सब कुछ इतना आसानी से हो रहा था कि वह सच में बेहद उत्साहित दिख रही थी। मेरे कॉन्ट्रैक्टर की शक्ति तो अथाह है, उसने खुशी से कहा। मैं जितना भी खींचूं, यह बस बहती ही जा रही है। मजबूत बनो लिटिल ट्री। इतनी शक्ति से तो मैं इस पूरी जगह को जंगल बना सकती हूँ। ली होएओल तो लगभग करा ही उठा। मुझे लगता है अभी के लिए इतनी ग्रोथ काफी है, उसने मुश्किल से अपनी गरिमा बचाते हुए कहा। तभी सिस्टम फिर बजा। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। द मार्श हैज रिसीव्ड द ब्लेसिंग। ली होएओल ने हल्का सा सिर हिलाया और मना लॉस के बावजूद खुद को शांत बनाए रखा। तो स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिर्फ सम्मान करने लायक साथी पाने भर की बात नहीं थी, यह एनवायरनमेंट और पैसिव सपोर्ट इफेक्ट्स भी देता था। सिर्फ यही बात इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू में जितना लगा था, उससे कहीं ज्यादा कीमती बना रही थी। लियोट्स ब्लेसिंग असल में क्या करती है, यह अभी भी मुझे ठीक ठीक नहीं पता, उसने अपने आसपास हुए बदलावों को देखते हुए सोचा। लेकिन उससे पहले मुझे अपना मना वापस चाहिए। तभी उसके सामने एक और पंक्ति उभरी। सिस्टम EXP gain and item drop rate in the marsh have increased. Time remaining 59 minutes 59 seconds. यह देखते ही ली होएओल का चेहरा ठंडा और धारदार हो गया। तो अब शिकार का समय है, उसने कहा। और अंदर ही अंदर लूट के लिए उसकी लालच तेजी से भड़क उठी। बूस्टेड ड्रॉप रेट्स की बस एक झलक ही उसके हाथों में खुजली पैदा करने के लिए काफी थी। यह बिल्कुल वही प्राइम ग्राइंडिंग विंडो था जिसे कोई भी समझदार प्लेयर कभी बर्बाद नहीं करेगा। खूबसूरत फूल और बदले हुए माहौल को देखते हुए उसने शांत दिमाग से अपने अगले कदम तय करने शुरू कर दिए। अब हर सेकंड की कीमत थी और आगे का रास्ता पूरी तरह एफिशिएंट होना चाहिए था। पहले मिजल्टो ऑफ कॉन्टेम्पलेशन को हार्वेस्ट करना है, उसने तय किया। फिर सीधा मॉन्स्टर डेंस की तरफ जाना है और अब इस नए आइटम के साथ उसके पास महाद्वीप के हर जाने पहचाने मिनरल और प्लांट की जानकारी थी। यानी यह मार्श अब पहले से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। जैसे ही उसने आइटम पर ध्यान केंद्रित किया, ली होएओल को महसूस हुआ कि जानकारी किसी विशाल नदी की तरह उसके दिमाग में उतर रही है। यह न तो भारी थी, न बिखरी हुई। सब कुछ साफ सुथरे तरीके से अपनी जगह बैठता गया, जैसे यह ज्ञान हमेशा से वहीं था, बस खुलने का इंतजार कर रहा था। स्पिरिट ने अपना नाजुक हाथ उठाया और नीचे गहराई में मौजूद एक खास तौर पर अराजक हिस्से की तरफ इशारा किया। वही शायद स्वॉर्म का दिल है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अब उसमें सावधानी भी थी। वहां जो कुछ था वह साफ तौर पर बहुत अहम था। बीस्ट्स लगातार उस जगह के लिए लड़ते रहते हैं, उसने समझाया। लेकिन ली होएओल की बढ़ी हुई जानकारी को मॉन्स्टर टेरिटोरी से भी गहरी कोई चीज महसूस हुई। नहीं, उसने धीरे से कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं है। उसकी नजर केओस के बीचों बीच पड़े एक पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट पर जा टिकी, जो हल्की अजीब चमक छोड़ रहा था।
क्या वो वर्ल्ड ट्री का सीड हो सकता है? उसने धीरे से पूछा। फिर वह स्पिरिट की तरफ मुड़ा और सीधे पूछा, क्या तुम्हारा ब्लेसिंग किसी वर्ल्ड ट्री को स्प्राउट करवा सकता है? सवाल सुनने में पागलपन जैसा था, लेकिन उसने इसे पूरी गंभीरता से पूछा। स्पिरिट साफ सदमे में सिहर उठी। वर्ल्ड ट्री, महाद्वीप का हृदय, वही स्रोत जिससे जीवन खुद फैला, वह सच में हिल गई थी। मैंने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ली होयोल मॉन्स्टर्स को उस पत्थर के चारों ओर घूमते हुए देखता रहा, और हर सेकंड के साथ उसका यकीन बढ़ता गया। प्योर नॉलेज से मिली 5 सेंसेस उसकी शंका की पुष्टि कर रही थीं। पहली नजर में यह एक आम पत्थर जैसा लग सकता है, उसने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, लेकिन यह बिना शक वर्ल्ड ट्री सीड है। फिर उसके मन में एक नया सवाल उठा। इतनी दैवी चीज इस गंदी जगह पर यूं लावारिस कैसे पड़ी हो सकती है? यह विरोधाभास खुद में ही अशुभ लग रहा था। अचानक एक तेज नोटिफिकेशन टोन गूंज उठी, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सर्वर से जुड़े हर प्लेयर के लिए। वर्ल्ड क्वेस्ट इनिशिएटेड। सिर्फ अलर्ट का स्केल ही इतना बड़ा था कि तुरंत समझ आ गया, यह कोई साधारण इवेंट नहीं है। दूर मौजूद प्लेयर्स भी यह संदेश आते ही अपनी जगह जम गए। उनमें से एक, जैंग, शायद किसी रेयर स्नेल की तलाश में लगा हुआ था। तभी यह अलर्ट उस तक पहुंचा। ग्लोबल चैट तुरंत कंफ्यूजन, अंदाजों और घबराहट से फट पड़ा। लेकिन यहाँ स्वॉम्प में ली होयोल और उसकी स्पिरिट उस ऑब्जेक्टिव को जानलेवा गंभीरता से घूर रहे थे। तभी उसके दिमाग में बिखरे सारे क्लूज अचानक एक जगह आकर जुड़ गए। अब समझ आया, उसने बुदबुदाया। प्योर सेंस ऑफ नॉलेज से मिली विजडम। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह स्ट्रक्चर्ड मैजिक थ्योरी है। इससे सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ लोर नहीं था, यह सीधी इंस्ट्रक्शन थी। बहुत समय पहले उसने थ्योरी को जोड़ते हुए आगे कहा, डीमंस ने फोरबिडन नॉलेज का इस्तेमाल करके खुद वर्ल्ड ट्री को खतरे में डाल दिया था। यह ख्याल सिहराने वाला था, लेकिन सीड और उसके आसपास के करप्टेड माहौल से जो वह महसूस कर रहा था, उससे यह बात पूरी तरह मेल खाती थी। उस अंधेरे को करीब आते महसूस करके वर्ल्ड ट्री ने बचने के लिए अपने सीड्स पूरे कॉन्टिनेंट में बिखेर दिए। उसने अब और स्थिर आवाज में कहा, यह उन्हीं खोए हुए बच्चों में से एक है। फिर उसने अपना मैजिक उठाया और खुद को तैयार किया। आवाज शांत लेकिन निर्णायक थी। अब वह आखिर समझ चुका था कि यह जगह असल में क्या है। स्पिरिट ने उलझकर पलकें झपकाईं। हैं, लेकिन वह और पूछ पाती, उससे पहले ही जड़ों ने आगे बढ़कर आसपास के बीस्ट्स का ध्यान बांट दिया। उसी हलचल के बीच ली होयोल ने ऐलान किया, हम यहीं वर्ल्ड ट्री को खिलाएंगे। अभी उसका लहजा ऐसा था जैसे फैसला हो चुका हो, कोई सपना नहीं। इस शरीर को नियंत्रित करके वर्ल्ड ट्री को खिलाना। अजीब बात यह थी कि उसे यह मुमकिन लग रहा था, लगभग स्वाभाविक। विशाल जड़ें धरती फाड़कर बाहर निकलीं और बैटलफील्ड में कोड़ों की तरह टूट पड़ी, एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को लकड़ी की उलझी हुई कैद में जकड़ती चली गईं। पूरी स्वॉम्प उनकी ताकत से कांप उठी। बिना किसी हिचक के ली होयोल ने अपनी ब्लेड खींची और केओस के बीच कूद पड़ा। उसी समय उसने ल्योट्स ब्लेसिंग को इन्वोक किया। स्पिरिट की मदद लेते हुए वह मॉन्स्टर पैक के दिल में घुस गया। उसकी हर चाल साफ, सीधी और बेरहम थी। एक्सपीरियंस गेन इंक्रीज्ड बाय 20%। बहती हुई ग्रेस और जानलेवा प्रिसिजन के साथ ली होयोल भीड़ को ऐसे चीरता गया जैसे कोई डांसर पहले से रिहर्स किए गए प्रदर्शन में चल रहा हो। बीस्ट के बाद बीस्ट गिरता गया और उसे दूसरी वार की जरूरत तक नहीं पड़ी। लेवल अप। फिर एक और शरीर गिरा, एक और चमक फूटी, और देखते ही देखते कत्लेआम लगभग उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी शुरू हुआ था।
उसके बाद ली होएल ने हर्बल टी से भरा फ्लास्क एक ही बार में खाली किया और भारी सांस छोड़ी। अब वह हाँफ रहा था। असली तलवार को बार बार चलाना शरीर पर बेरहम दबाव डालता है, चाहे करते वक्त वह बाहर से कितना भी शांत क्यों न दिखे। यह मेरी फिजिकल स्टैमिना को बहुत जल्दी जला देता है, उसने धीरे से मान लिया। अगर ये हर्ब्स मेरे पास न होते तो मैं अब तक खत्म हो चुका होता। उसकी बात सीधी, व्यावहारिक और दर्दनाक सच्चाई से भरी थी। इस तरह की ग्राइंडिंग की असली कीमत चुकानी पड़ती है। उसने मुंह पोंछा और डोरमेंट सीड की तरफ देखा। मेरे पास बस इतना टी बचा है कि काम चल सके, उसने सोचा। और लड़ाई के दौरान जितना हो सका मैंने मना भी बचाया। फिर उसकी आंखें तेज हो गईं। बस इतना काफी हो कि ट्री जाग जाए। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में चढ़ गई। हवा अचानक कुचल देने वाले दबाव से भारी हो गई। स्पिरिट बुरी तरह कांप उठी। कुछ आ रहा है, उसने फुसफुसाया। फिर जमीन गहरे घिसटते गरजते शोर के साथ फट गई और नीचे की गहराइयों से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। उसकी मौजूदगी का वजन इतना भयानक था कि स्वॉम्प खुद छोटा लगने लगा। एक विशाल स्टोन टर्टल ली होएल के ऊपर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। उसका प्राचीन शेल मौसम से घिसी चट्टानों की परतों जैसा था और उसके शरीर से ऐसी मौजूदगी निकल रही थी जो इस स्वॉम्प से भी पुरानी लग रही थी। वह किसी साधारण मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता था। वह मानो खुद एक युग का रूप था। स्पिरिट चीखी, इट्स द मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट। ली होएल ने जीभ चटकाई और दबी आवाज में गाली दी। समय इससे खराब नहीं हो सकता था। उसका मना कम था, स्टैमिना टूट चुकी थी और अब इतनी विशाल चीज सामने आ गई थी। यह धिक्कार का फॉरेस्ट गार्डियन, वह बुदबुदाया। यह सीड की रक्षा करने आया है या इसे खुद के लिए दबाकर रखने। लेवलिंग फैंटेसी में वर्ल्ड क्वेस्ट कभी आसान नहीं होने वाली थी। चिंता की एक कसी हुई लहर उसके सीने पर आकर बैठ गई। यह बुरा है। मेरा मना लगभग खत्म हो चुका है। उसने अपने वेपन की हिल्ट इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। कोई और रास्ता नहीं है, ली होएल ने खुद से कहा और अपना इरादा और मजबूत कर लिया। इसे अब मुझे सिर्फ स्टील के दम पर गिराना होगा। मना लगभग खत्म थी, इसलिए उसके पास कोई सहूलियत नहीं बची थी। अगर यह गार्डियन रास्ते में खड़ा था तो उसे पुराने तरीके से ही काटकर गिराना पड़ता। वह कॉम्बैट स्टांस में झुक गया और उस टाइटन पर चिल्लाया, आजा। एक शेर को निगलने की कोशिश कर। वह पहले ही खुद को एक ऐसी ऑल और नथिंग टक्कर के लिए तैयार कर चुका था जो किसी ग्रिम एक्शन आरपीजी की आखिरी पागल चाल जैसी लगे। लेकिन गार्डियन हिला तक नहीं, एक बार भी नहीं। ली होएल ठिठक गया, पूरी तरह चौंक कर। इतने विशाल प्राणी के सामने तलवार उठाए खड़े खड़े उसके अंदर अजीब सी उलझन की लहर दौड़ गई। यह बस देख क्यों रहा है? उसमें न किलिंग इंटेंट था, न अचानक हमला, न दुश्मनी की कोई निशानी। वह चुप्पी हिंसा से भी ज्यादा बेचैन करने लगी। तभी लेजर स्पिरिट बड़ी शालीनता से ली होएल के पास नीचे उतरी और पुराने समय की याद से छुई आवाज में बोली, हरे वन का गार्डियन। उसने धीरे से शुरू किया, जैसे किसी ऐसे लोर को दोहरा रही हो जो राज्यों से भी पुराना हो। उसके लहजे से ही साफ हो गया कि यह जीव सिर्फ एक और रुकावट नहीं था। यह हमेशा उन लोगों के आगे झुकता आया है जिनकी आत्मा तेजस्वी होती है और जिनका सम्मान अडिग होता है, उसने समझाया। यही इस गार्डियन का स्वभाव है। उसके शब्द शांत श्रद्धा के साथ हवा में टिक गए और उस जायंट टर्टल की छवि पूरी तरह बदल गई। स्टोन टर्टल की तरफ देखते हुए उसकी नजर नरम पड़ गई। दुर्भाग्य से इसकी प्राकृतिक उम्र बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, उसने कहा।
फिर भी यह अब तक इस दुनिया में बना हुआ है, जैसे यह अपनी ही मौजूदगी से ज्यादा कीमती किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। अब उसकी आवाज में सच्चा दुख था। ली होयोल चुप हो गया। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और उस प्राचीन शैल पर एक हथेली टिका दी। तभी उसे बात समझ आई। क्या ऐसा हो सकता है? उसके विचार पक्के यकीन में बदल गए। क्या यह इतने समय से वर्ल्ड ट्री के सीड को डीमोनिक करप्शन से बचाता रहा है? यह ख्याल गंभीर था, लगभग पवित्र। जब उसने फिर से बोला, उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। एक सच्चे नोबल के योग्य। उसने पल भर के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोला, अब विश्राम करो। इतने समय से जिस गर्व की तुमने रक्षा की है, उसे अब मैं आगे ले जाऊंगा। यह आदेश नहीं था, यह एक वादा था। जैसे उस वादे का जवाब दे रहा हो, गार्डियन अचानक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। वह चमक लहरों की तरह बाहर फैली और स्वॉम्प, जड़ों, सीड और स्पिरिट सब पर एक साथ बह गई। वह इतनी तेज थी कि एक पल के लिए पूरा बैटलफील्ड फिर से जन्मा हुआ लगने लगा। ली होयोल उस तेज रोशनी को चुपचाप देखता रहा और धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। गार्डियन सिर्फ मर नहीं रहा था, वह अपनी मर्जी से अपना सार अर्पित कर रहा था, अपनी बची हुई जिंदगी को जागते हुए सीड के लिए पोषण में बदल रहा था। आखिर तक यह उसकी गार्डियन होने की अंतिम, गर्वीली और शानदार क्रिया थी। वह स्पिरिट की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पूरा अधिकार साफ महसूस हो रहा था। वह स्टोन सोल, उसने बिना जरा भी शक की गुंजाइश छोड़े कहा, असल में सीड ही है। लेजर, अभी ब्लेसिंग डालो। तुरंत उसके आदेश पर फेरी ने तेज सांस खींची, फिर फौरन सिर झुका दिया। मैं समझ गई। लेजर हवा में उठी और अपनी नाजुक, चमकती हथेलियों से मुरझाते गार्डियन पर मैजिक बुनने लगी। सुनहरी रोशनी की धाराएं अंधेरे को चीरते हुए फूट पड़ी, टूटी बिखरी स्वॉम्प पर फैल गईं और उस सूनी, मरी हुई जगह को पवित्र चमक से भर दिया। पुराने शेल के टूटे हुए अवशेषों से दरारें और चौड़ी होती गईं और अचानक नई जिंदगी ऊपर की तरफ फूट पड़ी। ग्रैंडफेल की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था वह इतना अविश्वसनीय चमत्कार था कि मानो सारी समझ को ही चुनौती दे रहा हो। यह वर्ल्ड ट्री है। ठीक उसी पल उसके सामने हवा में एक पारदर्शी सिस्टम विंडो चुपचाप उभर आई। यू हैव एंटर्ड द सीक्रेट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड ट्री। उसी क्षण अकीना महाद्वीप पर एक बिल्कुल नई दास्तान चुपचाप जड़ पकड़ गई। जैसे ही ग्रैंडफेल उस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था, तभी एक और संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठा, इतना ताकतवर कि हर प्लेयर अंदर तक हिल गया। द कॉन्टिनेंट वेलकम्स द बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ट्री। उधर HWI गैंग की तरफ, जैसे ही वह लाइफ एनर्जी की लहर पूरी मीन पर फैली, उसने अविश्वास में अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया हो। ये आखिर है क्या? वर्ल्ड ट्री चैट लॉग्स इतनी तेजी से फट पड़े कि उन्हें पढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। जब HWI गैंग क्रू उधर स्नेल्स ग्राइंड कर रहा था, तब किसी और ने वर्ल्ड क्लास इवेंट ट्रिगर कर दिया। रियोहू ने दांत इतने जोर से भींचे कि उसका जबड़ा तक फड़क उठा। मैं अपनी जान लगाकर कह सकता हूं, यह फिर से ग्रैंडफेल ही होगा।